Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस, जैसा कि आप सामने स्लाइड पे देख रहे हैं, मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, जहां पर आपको मेडिकल एजुकेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। तो आज का इस प्लेटफॉर्म पर हमारा जो टाइटल है वो है क्लास ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की क्लास का डिस्कशन कि जूलॉजी की सब्जेक्ट में क्या क्या चीज हम रीड करते हैं और किस वैरायटी के यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोटेशन के साथ, जो कि है मिस्टेक्स आर आवर टीचर्स, कि गलतियां हमारी अध्यापक हैं। गलतियां हमारी अध्यापक हैं, गलतियों से हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब अपन कोई वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हमें उससे सीखने को मिलता है, उनसे हमको सीख मिलती है, जिससे कि हम आगे वो गलतियां ना दोहराएं और एक परफेक्ट, एक बेस्ट वर्क करके हम दे सकें। तो इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, क्लास ऑफ जूलॉजी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस ने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के अपने बहुत सारे जो बैचेज हैं वो चलाए हुए थे। उसमें से बहुत से जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट भी हैं और अपनी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। फिर एक खास और आप सभी के लिए बेस्ट न्यूज और खुश खबर ये है कि जो मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस जो है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये अपने नए भवन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपका अब होगा नाउ मैड गुरुज एज रेट हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर। मतलब कि जो मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस है ये अब कहां होगी? प्रताप नगर हल्दी घाटी गेट। जो हल्दी घाटी गेट है, डीमार्ट है, उसके जस्ट पास में ये जो नया भवन है ये शिफ्ट किया गया है। यहां पर बड़ी ही उम्मीदों और बच्चों के जो स्वप्न हैं उनको देखते हुए ये जो भवन है ये शिफ्ट किया गया है, जहां पर आपको मेडिकल एजुकेशन का एक नया हब आपको वहां पर मिल रहा है। बात करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को वहां शिफ्ट किया गया है, तो यहां पर आपके लिए किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है, आप वहां पर कौन कौन से कोर्स कर पाएंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपसे रिलेटेड बात है, वो ये है कि मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड अपना नया बैच बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 का, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 का अपना नया जो बैच है वो शुरू करने जा रहा है अपने नए भवन, जो कि हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर, टोंक रोड पर स्थित है। हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर पर स्थित है अपना नया बैच, जो कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023 का है। डेट आप लोग सेव कर लीजिएगा, 2 फरवरी 2023 को जो है नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। 2 फरवरी 2023 को, जिसका समय होगा दोपहर 2 बजे से। इवनिंग बैच होगा ये आपका, जिसका समय होगा दोपहर 2 बजे और लोकेशन है हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर पर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए गए इन 2 नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे ऑफिस पर इस लोकेशन को ट्रेस करके गूगल मैप से हम तक पहुंच सकते हैं और कोई भी आपका जो इस बैच से रिगार्डिंग क्वेरी है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने अब एंट्रेंस टेस्ट देना अब बहुत मस्ट कर दिया है। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, तभी आप इस कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे, अन्यथा आप नहीं ले पाओगे। अब से आपको टेस्ट देना कंपलसरी है, तो इस टेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और इस प्रोफेशन का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बढ़ जाता है।
तो इसकी तैयारी के लिए मैडगुरुज कोचिंग क्लासेस ने अपना एक नया बैच जो है वो स्टार्ट किया है 2 फरवरी से। आप सभी इसे खुशी से ज्वाइन कीजिए। यस बेटा, राज वर्मा काउंसलिंग चल रही है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। काउंसलिंग चल रही है। जो लास्ट बैच था वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। उसमें से बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं और उनकी अभी काउंसलिंग चल रही है। हम उनसे भी आपकी मीटिंग करवाएंगे। बात करते हैं अपने इस बैच की जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। यहां पर आपको इस बैच से रिगार्डिंग सारे जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपके इसमें क्लासेस चलेंगी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो उसका स्टडी मटेरियल जो कि आपका प्रिंटेड है वो तो मिलेगा। और आपकी जो क्लासेज है जो कि ऑफलाइन मोड में चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है और ऑफलाइन कोर्स, दोनों टाइप के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के आपके दोनों टाइप के कोर्स जो है अवेलेबल है। तो जब आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहां पर मटेरियल जो आपका इंस्टीट्यूट का बैग है, वो जो यूनिफॉर्म है, वो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा और साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगी। ये बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 फरवरी से, जिसका टाइम है दोपहर 2 बजे। तो देखिए, ये तो बात हुई आपकी बैच के रिगार्डिंग। अब आपने सिलेक्शन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में आपने सिलेक्शन ले लिया और वहां से आपने आपकी एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली। तो आफ्टर देन बीएससी नर्सिंग आप प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो मैडगुरुज कोचिंग क्लासेस जो नर्सिंग का बहुत बड़ा हब है, नर्सिंग की जो कि नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यह सबसे बेस्ट जो कि है प्रिपरेशन करवाता है आप सभी को नॉरसेट का। किसका? नॉरसेट का। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉरसेट का, जिसका भी ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहेगा। और इसका भी नया बैच वहीं नए भवन में शुरू करने जा रहे हैं 9 फरवरी से, 9 फरवरी 2023 से, जो कि आपका मॉर्निंग बैच होगा, जो कि आपका मॉर्निंग बैच होगा। डियर, आप सामने देख रहे हैं, आपको इंट्रो करवाने का नीड नहीं है। मैडगुरुज कोचिंग क्लासेस, जिसमें महेंद्र सर, डॉक्टर आलोक सर एंड डॉक्टर दिनेश सर, जो कि पूरे इंडिया में फेमस टीचर्स, जिन्होंने एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म खड़ा किया अपने मैडगुरुज का। और इस मेडिकल एजुकेशन के हब पे आपको बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने के लिए ये प्लेटफॉर्म रेडी किया, जिसमें हमारे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अपने सिलेक्शन लिए, तो इस एजुकेशन के इस हब पे आपका एंट्रेंस का जो है एक नया सेटअप है। और इस सेटअप में बहुत सारे स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्टेड हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नए भवन में शिफ्ट किया गया है और इसका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का आपका जो बैच है वो स्टार्ट किया जाएगा 2 फरवरी से। तो ये तो आपके कोर्स की, आपके इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग थोड़ा आपका इंट्रो हुआ, हमने इसका डिस्कशन किया। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास ऑफ द जूलॉजी। जूलॉजी की क्लास देखिएगा कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आपके सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पर रखता है जूलॉजी, देन बॉटनी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। होने को तो चारों सब्जेक्ट्स का अपना अपना एक वैल्यू है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं हायर अमाउंट में, तो जूलॉजी एंड बॉटनी सबसे ज्यादा और खासम खास आपके बिलीव रखती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा और आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जूलॉजी एंड बॉटनी के जो हमारे टीचर्स हैं वो आपको जूलॉजी एंड बॉटनी, जैसे कि जूलॉजी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बॉटनी है वो भी, एंड केमिस्ट्री में आपके होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो ये आपके टीचर्स जो है वो फैकल्टी अवेलेबल रहेगी, वो आपके ऑफलाइन क्लासेस को। तो बात करते हैं अपने जूलॉजी की। तो देखिए, जो जूलॉजी है इसके कुछ
डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिससे अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे पुट ऑफ किए जाते हैं, कि एग्जामिनर किस लेवल पर जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका एक असेसमेंट हो जाएगा और थोड़ा जूलॉजी के कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन भी हो जाएगा। तो देखिए, जूलॉजी का बिल्कुल खास और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो इम्यूनिटी है वो जन्म से ही विकसित होती है, जन्म से ही रहती है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी 12th की एनसीईआरटी, आपकी 12th की एनसीईआरटी का हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब आपने पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा है, आपने पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा है, उसमें से कैसे एक एमसीक्यू बनाए और उसका आंसर आप कैसे दोगे, उसका डिस्कशन हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, कौन सी रोग प्रतिरोध शक्ति जन्म से पाई जाती है। ऑप्शन ए आपको दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधक, एक्टिव इम्यूनिटी सक्रिय रोग प्रतिरोधक, ऑप्शन सी दिया है आपको इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात रोग प्रतिरोधक, और ऑप्शन डी दिया है आपको पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये क्वेश्चन है, देखा इसका आंसर आप में से कौन कौन देना चाहेगा कि ए होगा, बी होगा या सी होगा। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये है हेल्थ एंड डिजीज में, जिसमें आपसे पूछा हुआ है इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? इम्यूनिटी के बारे में। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं अपन कि इम्यूनिटी क्या है और क्या इसका क्लासिफिकेशन रहता है। देन इस क्वेश्चन पर अपन मूव करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। ओके बेटा, ऑप्शन बी। ठीक ठीक, अपन लेते हैं इसको, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके हेल्थ एंड डिजीज वाले पोर्शन का, जिसमें आपके खास पोर्शन आता है इम्यून सिस्टम का। किसका? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम, जिसको कि आप बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र मतलब कि ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग आपके फैमिली में, आपके घर में रह रहे हो, तो प्रोटेक्शन के लिए आपके घर में आपके जो बड़े हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ नॉर्म्स ऐसे बनाए हुए हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे हो उनके साथ रहकर। ऐसे ही गॉड ने ये जो कृति बनाई है, इस कृति में बहुत सारे तंत्र ऐसे सिचुएटेड किए हैं जिनसे कि हमारा पूरा बॉडी का मैकेनिज्म चल रहा है। और इसमें से गॉड ने आपकी बॉडी में एक फ्रेम आउट किया है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र, जो कि आपको रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रक्षा। किनके अगेंस्ट? जो भी आपके एनिमीज हैं। लाइक दैट अपन इस सीन में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको आप सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जिनको आप सूक्ष्म जीव बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे प्रोटेक्ट करता है ये तंत्र। इन द सेंस अगर अपन बात करें एंटीजन से आपको प्रिवेंट करता है। तो मैं अगर बात करना चाहूं इम्यून सिस्टम की, तो इसमें अपन पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी, इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता, जिसको मैं अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कैपेसिटी।
रेजिस्टेंस कैपेसिटी। मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। प्रतिरोध कि किसी चीज के अगेंस्ट में क्या लगाया गया है, विरोध, विरोधाभास कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां मैं हूं, आप ये चीज नहीं कर सकते। आपने एक अवरोध, आपने एक विरोध पैदा कर दिया उस चीज के अगेंस्ट में। जैसे कि हमारे कंट्री के चारों ओर सोल्जर्स खड़े हुए हैं और टेररिस्ट से आपको प्रिवेंट कर रहे हैं, टेररिस्ट को अटैक नहीं करने दे रहे हैं, उन उपद्रवियों को अटैक नहीं करने दे रहे। वो एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी, एक रेजिस्टेंस पावर के रूप में बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ऐसे ही ये बॉडी एक घर है और इस घर के अंदर गॉड ने हमारे अंदर सिचुएटेड किया है इम्यून सिस्टम, जो कि आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटी, रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपको एंटीजेंस कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वो होती है इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाय बर्थ कौन सी है। तो देखिए डिस्कस करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, ये जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है ना, ये दो टाइप की होती हैं। इनको हम दो क्लासेस में, टू क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। इम्यूनिटी को हम टू क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जो कि फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी, जैसा कि आपने आपके 12th क्लास में पढ़ा है। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका कंसेप्ट आपके समझ में आ गया ना, तो उस क्वेश्चन को आपके को कोई गलत नहीं कर सकता। तो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। बात करते हैं इन्नेट, जो कि है जन्मजात, और एक्वायर्ड है जिसको हम अधिग्रहित बोल रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? अर्जित प्रतिरक्षी। बात करते हैं इनके मीनिंग का कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो कहां होती है? बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि जन्म से ही विकसित है। कब से विकसित है? जन्म से ही। उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं ड्यूरिंग लाइफ। एक्वायर्ड का मतलब है ड्यूरिंग लाइफ, मतलब कि ऐसी इम्यूनिटी या इम्यूनिटी का ऐसा टाइप जो कि ड्यूरिंग लाइफ डेवलप हो। ड्यूरिंग लाइफ डेवलप हो। ड्यूरिंग लाइफ इन द सेंस कैसा? इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी डे रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप आपकी लाइफ सरवाइव कर रहे हैं और इस लाइफ में आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स से आप फाइट करते हो। उन प्रॉब्लम्स से फाइट करके अपना एक सॉल्यूशन निकालते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। सेम केस, अगर मान लीजिए आपने किसी एक प्रॉब्लम को फेस किया और फेस करने के बाद में आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया, आफ्टर देन सेकेंड टाइम या फ्यूचर में अगर कभी वो प्रॉब्लम आप वापस से फेस करते हो तो आपके पास में उसका सॉल्यूशन है, आप उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर दोगे क्योंकि वो प्रॉब्लम पहले आपको मिल चुकी है। सेम केस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ, कि ड्यूरिंग लाइफ आपको एक ऐसा इंफेक्शन हुआ जिसको कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस टाइप के एंटीजन ने आपकी बॉडी को अफेक्ट किया है, आपको नुकसान पहुंचाया है। तो आपकी बॉडी उस एंटीजन, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एक इम्यून रेस्पॉन्स, एक एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, प्रोड्यूस कर लेगी, बना लेगी, जिससे कि आपको प्रतिरक्षा मिल जाएगी, जिससे कि आपको सुरक्षा कवच मिल जाएगा। मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि ड्यूरिंग लाइफ डेवलप होती है। ड्यूरिंग लाइफ जो भी आपको इंफेक्शन होगा
उसके एक्सपोजर से आपकी बॉडी में डेवलप होंगी, उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको कि आपने बोला है बाय बर्थ। देन बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन की। तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्टिव एंड सेकेंड वन इज द पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव का मतलब सक्रिय प्रतिरक्षी और पैसिव का मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षी। एक्टिव एंड पैसिव कि एक्टिव में एक्टिवनेस कि कोई ना कोई सी बॉडी की ऐसी थिंग है जो कि एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी, निष्क्रिय रहेगी। उस बेसिस पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, जो कि है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है कि साहब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर गया और एंटर करने के बाद में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो उस एंटीजन के अगेंस्ट में अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि उस एंटीजन को वो किल कर सके। मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी का एक टाइप है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम फुल्ली पार्टिसिपेट करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम का कंप्लीटली रोल होगा उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उस टाइप को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे एग्जांपल समझते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे उपद्रवी लोग आ गए, ठीक, आने के बाद में आप बिल्कुल एक सच बात है कि आप बिल्कुल डर जाएंगे, उससे डर जाएंगे। तो आपके घर में जो आपके बड़े हैं, जैसे कि आपके फादर साहब जो कि इम्यून सिस्टम का काम करते हैं घर में, वो सबसे बड़े हैं, इम्यून सिस्टम का रोल वो अदा कर रहे हैं वहां पर। तो वो उस स्थिति में उन उपद्रवी तत्वों से आपको बचाने का काम करेंगे, खुद भी बचेंगे और आपको भी बचाएंगे इम्यून सिस्टम के रूप में। मतलब कि वहां पर जो प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में उनका रोल है वो पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, देन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। बात कर रहा हूं कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये कितने टाइप की होती हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई होती हैं, जो कि है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, जो कि लैब में प्रिपेयर की जाएंगी। जिसमें नेचुरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिए यहां से आपके एक क्वेश्चन तो अपन ने प्रिपेयर किया है, लेकिन यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं जो कि आपके नीट यूजी में पूछे हुए हैं, आपके नीट में आए हुए हैं। इस चैप्टर के, इस इम्यूनिटी के इनमें से क्वेश्चन आपके नीट लेवल के हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन है कि नेचुरल प्राकृतिक जो प्रतिरक्षी है, नेचुरल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। कि आपकी बॉडी एक बार इस पॉक्स वायरस के एक्सपोजर में आ गई, पॉक्स वायरस ने आपको एक बार इंफेक्टेड कर दिया, तो आपको इसके अगेंस्ट में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स बिल्डअप हो जाएगा। सबसे बेस्ट और बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कंडीशन है ये किस टाइप का प्रतिरक्षी विकसित करती है, जैसा कि आपको क्वेश्चंस दिया है। अभी अपने क्वेश्चन पे आएंगे, पहले अपन थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देन आर्टिफिशियल्स, आपकी एक्टिव आर्टिफिशियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीन्स। जितने भी टीके हैं, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, जितने भी टीके हैं, जितनी भी वैक्सीन्स हैं,
वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। वैक्सीन से फॉरेन पार्टिकल के रूप में आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फुल्ली एक्टिवेट होगा और उसके खिलाफ में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का वर्क करेगा, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल है एक एंटीजन के रूप में ही आपकी बॉडी में एंटर किया गया है। किसके रूप में? एंटीजन के रूप में। तो आपकी बॉडी का प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज बनाएगा, मतलब कि इम्यून रेस्पॉन्स बनेगा, और ये जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें रोल किसका है? इम्यून सिस्टम। इसी के ही अपोजिट सेकंड बात करते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय प्रतिरक्षी, जिसमें इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं, जिसमें कि इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय, मतलब कि इम्यून सिस्टम अपना रोल नहीं कर रहा है, अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। तो कैसे करेगा? पैसिव इम्यूनिटी फर्दर क्लासिफाई होती है नेचुरल और सेकंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये टू टाइप की होती हैं। तो नेचुरल का मतलब क्या है कि जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट एक नेचुरल एंटीबॉडी का एक टाइप है IgA। देन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में आपके एग्जांपल आते हैं जितने भी आपके मेडिसिन हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, एंटीडोट, एंटीवीनम, जो कि इंसेक्ट्स के, कीट के बाइट करने पर इंजेक्ट किए जाते हैं, एंटीवीनम्स। ये डायरेक्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, डायरेक्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी। इनके जो रोल है, इसमें इम्यून सिस्टम का कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्टली अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, साइट पर जाकर के डायरेक्टली अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन में अपन ने बात करी है कि टू क्लासेस है, सॉरी, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट और एक्वायर्ड, इन्नेट बाय बर्थ और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है आपकी ड्यूरिंग लाइफ। तो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। Which of the following immunity is present from our birth? क्या आ गया क्वेश्चन में? बर्थ। तो देखिए ऑप्शन ए आपको दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अधिग्रहित रोग प्रतिरक्षी। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन को आपको वन बाय वन रीड करना है और अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ लिंक करते हुए चलना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन ने पढ़ा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ, जीवन के दौरान विकसित होती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बर्थ, जन्म के समय, मतलब जन्म से ही पाई जाती है। तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। देन बात करते हैं ऑप्शन बी, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी सक्रिय रोग प्रतिरोधक। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि प्रतिरक्षी का ऐसा प्रकार जिसमें आपका इम्यून सिस्टम फुल्ली पार्टिसिपेट करता है। यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहां जो क्वेश्चन पूछा इसमें ऐसा कोई सीन है ही नहीं। ठीक, तो एक्टिव इम्यूनिटी का तो टाइप ये दूर दूर तक
कहीं से भी नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट जो आपने आंसर दिया है बी इज रॉन्ग, इसका तो कोई भी औचित्य इससे नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका गलत, कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। यस, अपन इसको पढ़ के आए हैं, अपन इसको पढ़ के आए हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षी। यस, इसका लिंक इससे कर रहा है। इन्नेट इम्यूनिटी की जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। यस, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। वेरी गुड एमपीएस, आपने आंसर किया सी। क्या आंसर जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि जन्मजात होती है, तो इसका आंसर जाने वाला है सी। बात करते हैं ऑप्शन डी पर, को भी आपको छोड़ना नहीं है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर पर बैठकर, तो आपको एक एक ऑप्शन को रीड करना है, क्योंकि वो ऑप्शन जो है, वो जो ऑप्शन है वो आपको बहुत सारे और कंसेप्ट दे रहा है, आपको ऐसे और क्वेश्चंस अराइज करने का मौका दे रहा है जो कि आपके कंसेप्ट को फिनिशिंग करेंगे, और वो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हम 10 तरीके से दिमाग लगाते हैं, हम हमारा दिमाग 10 तरीके से लगाते हैं, 10 तरीके से सोचते हैं। किसी के सोचने का तरीका अलग है। जैसे कि आपके अभी मेडिकल स्टूडेंट ने आंसर दिया बी, तो उन्होंने कोई ना कोई चीज सोच समझ के ये आंसर दिया है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया है। ऐसे जब आप घर पर बैठकर कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर एक एक ऑप्शन का डिस्कशन कीजिए, क्योंकि वो कुछ न कुछ तो आपको एक रैशनल देता ही है। तो बात करते हैं ऑप्शन डी, पैसिव इम्यूनिटी। अभी डिस्कस किया है अपन ने निष्क्रिय रोग प्रतिरोध, कि जहां पर इम्यून सिस्टम का कोई रोल ही ना हो। ठीक, तो ये तो इससे लिंक करता नहीं है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया? गलत। तो ऐसे मिला के आपके जो 3 ऑप्शन है ए, बी एंड डी हो गए गलत। आंसर क्या गया? सी, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले मस्ट आपको रीड करना है। जब आप कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करते हो, तो आपको सबसे पहले उसका क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, देन आपको आपके ऑप्शंस पे जाना है। ओके बेटा, ये प्रॉपर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अभी सही हो जाएगी। ठीक, आपके ये टॉपिक समझ में आया? समझ में आया ये टॉपिक इतना? हाँ बेटा, यस संदीप सर। बेटा प्रॉपर हो जाएगी क्लास, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, हो जाएगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो इम्यूनिटी का ये जो टॉपिक है, ये आपका क्लियर। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखिए कि आपको जो है इम्यूनिटी, ये आपने पढ़ा पूरा थ्योरेटिकल, क्योंकि आप अभी 12th स्टैंडर्ड पर पास आउट हो। अभी आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है, आपने पूरा आरबीएससी में पूरा ग्रंथ लिखा है। यहां पर आपके फ्रेम आउट हो जाते हैं एमसीक्यू, जो आपने पढ़ा है पूरा वो आपका हो जाता है पूरा एमसीक्यू बेस पर। यहां पर थोड़ी स्मार्टनेस आ जाती है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन उसके ऑप्शंस को रीड कीजिए। जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके कंसेप्ट को एनालाइज कीजिए कि आखिरकार इसका कंसेप्ट कहां से निकल रहा है, क्या ये पूछना चाह रहा है, देन आप आपका आंसर दीजिए। होप सो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन है, ऑल क्लियर। इससे बाहर जाने वाला और आपसे पूछने वाला नहीं है। कोई सेंटेंस बना देगा, उसी के अराउंड आपको इर्द गिर्द घुमाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, एक्टिव कितने टाइप की होती हैं और पैसिव कितने टाइप की होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या है। इम्यूनिटी के इस क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये RUHS बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2020 में भी पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चंस जो है आपके AIPMT में पूछा हुआ है, एनी अदर उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको सही कर सकते हैं। ये आपको 1 मार्क्स दे देगा, आपको 1000 या 500 रैंक ऊपर ले जाएगा और आप गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे।
ओके बेटा, देन जूलॉजी के इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। ले एक और क्वेश्चन, ले स्टार्ट करें एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, आप उसको आंसर करेंगे, एक और नया क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी 12th की एनसीईआरटी का जेनेटिक का पोर्शन का है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेजी मेंडल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू जीजे मेंडल, विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से मेंडल के अनुसार कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? कौन सा लक्षण प्रभावी होगा? अकॉर्डिंग टू जीजे मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल के अनुसार कौन सा जो लक्षण है जो कि इसने ऑप्शन में दिया है वो प्रभावी होगा? क्या बोल रहा है ये? प्रभावी पूछ रहा है, अप्रभावी नहीं। क्या पूछ रहा है? प्रभावी होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला दिया है रिंकल्ड शीट, झुर्रीदार बीज। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है ग्रीन कलर ऑफ पॉड, फली का हरा रंग। ऑप्शन सी आपको दिया है कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, सिकुड़ी हुई फली। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको येलो कलर ऑफ पॉड, फली का पीला रंग। तो देखा, आप लोग आंसर कीजिए, आप क्या आंसर करेंगे? कीजिए आप लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए करेंगे, बी करेंगे, या सी करेंगे, या डी करेंगे? देन अपन इसको डिस्कस करते हैं। अभी क्या आंसर होगा बेटा? ओके, देखिए पूछा गया है जीजे मेंडल के लिए कि जीजे मेंडल ने के अनुसार क्या होगा। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अपन जीजे मेंडल। ग्रिगोर जोहन मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल जिनका की बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822, 1822 में इनका बर्थ हुआ। इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक। ये चीज ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक इज जीजे मेंडल एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इज बैटसन। जब अपन जेनेटिक लेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे जेनेटिक के बारे में, तो अपन डिस्कस करेंगे कि बैटसन को क्यों बोलते हैं और जीजे मेंडल को जेनेटिक का जनक क्यों कहते हैं। आपका शॉर्ट एंड स्वीट अगर अपन बात करें तो जीजे जो मेंडल है इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किए थे? पी प्लांट पर, पी प्लांट पर, पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट करने से इनको बहुत सारी वैरायटीज मिली। कितनी वैरायटीज मिली? टोटल 22, 22 किस्में मिली। किसकी? मटर की। पी प्लांट की 22 वैरायटीज मिली इन्होंने जब इस पर अपने प्रयोग किए, अपने एक्सपेरिमेंट किए तब, पी प्लांट पर। तो देखिए, जो जीजे मेंडल साहब है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था 1856 में, जो कि 1865 तक चला था। 1856 से 1865 तक इनके एक्सपेरिमेंट चले थे पी प्लांट पर। और आफ्टर देन एक्सपेरिमेंट इन्होंने 22 वैरायटीज पी प्लांट की खोज डाली, 22 किस्में खोज डाली। और उन 22 किस्मों के कम से कम इन्होंने
7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स खोजे। कितने? 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स बेटा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण। 7 विपर्यासी लक्षण खोज डाले जीजे मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट के बाद। 22 तो इन्होंने वैरायटीज खोजी और 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स विपर्यासी लक्षणों की खोज कर डाली। विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? विपर्यासी लक्षण होते हैं कि कैरेक्टर तो एक है लेकिन उसके स्वरूप कितने हैं? 2 हैं। कि एक आदमी उसके रूप 2, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठीक, कि उसके 2 स्वरूप हैं। बाहर दुनिया में दिखाता कुछ और है और अंदर से होता कुछ और है। ठीक, तो ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का सीन है कि कैसे रूप, एक लक्षण एक कैरेक्टर, एक लक्षण एक कैरेक्टर, ठीक, और उसके 2 रूप, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स कितने खोजे? 7। कैसे आप लर्न रखोगे, कैसे आप याद रखोगे? तो देखिए 7 कैरेक्टर्स के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, याद करने के लिए आप ले सकते हैं SSPF। S for संदीप नहीं, S for STEM, S for sheet, P for board and F for flower. F for flower. STEM, seed, pod and flower. देखिए इसको याद कैसे रखोगे? सबसे पहले बीज, बीज ग्रो करेगा, स्टेम बनेगा, स्टेम बनेगा तो उसमें आपके जो है फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स आएंगे तो लास्ट में बनेगा पॉड, फलियां, और फलियों में से निकलेंगे फल। जैसा कि आप अपन बोटनी में पढ़ते हैं कि बोया बीज, बीज बोया तो आप उसके अंदर पानी भी डालोगे, खाद भी डालोगे, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो उसका तना भी बनेगा, तना बनेगा तो उसके जो अंदर है फ्लावर्स आएंगे, लीव्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे तो उसमें फलियां बनेंगी और फलियां लास्ट में जाकर के फल को बनाएंगी। तो आप कैसे इसका लर्निंग का जो एक तरीका है कैसे याद रखोगे? स्टेम, शीट, पोड एंड फ्लावर। मैं बात करता हूं स्टेम की तो हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं स्टेम के लिए लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। आपने सुना है क्या? तने की लंबाई। बेटा ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस टेस्ट का। इसको अच्छे से देख लें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑब्वियसली आराम से याद हो जाएगा। कैसे? ऐसे स्टेम, लेंथ ऑफ स्टीम, कि यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर से हमको लेना देना है, तने को लेकर के हमको एक ही चीज से लेकर के लेना देना है। बोले क्या? लेंथ ऑफ स्टेम। कैरेक्टर एक, स्वरूप कितने? 2। 2 स्वरूप कौन कौन से होंगे? पहला होगा टॉल, लंबाई, और दूसरा होगा ड्वार्फ, सॉरी ड्वार्फ, बोना। क्योंकि मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर खोजे थे और कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? मीनिंग है विपर्यासी लक्षण की, एक लक्षण जिसके 2 स्वरूप, एक लक्षण जिसके 2 स्वरूप, या तो लंबा होगा या बोना होगा। चलिए सीट पर आते हैं।
शीड की मैं बात करूं तो शीड के दो करेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? शेप ऑफ शीड, पहला होगा शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, और दूसरा होगा कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। मतलब कि बीज का आकार और बीज का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। बात करते हैं शेप ऑफ शीड, कैरेक्टर एक। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स की खासियत क्या है? कैरेक्टर एक, लेकिन उसके स्वरूप कितने? दो। तो शेप ऑफ शीड कितने कैरेक्टर होंगे? दो। शेप ऑफ शीड में सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो होगा राउंड। राउंड आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, राउंड गोल या रिंकल्ड, या रिंकल्ड, या रिंकल्ड। मैं बात करता हूं कलर ऑफ शीड की, तो कलर ऑफ शीड जो है फर्दर आपके टू होंगे, इसके दो स्वरूप होंगे। पहला इसका स्वरूप कौन सा? येलो, येलो। और दूसरा कौन सा? ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। देन बात करते हैं पॉड की। किसकी? पॉड की। तो देखिए पॉड जो है, पॉड तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस पीसी का है। किसका है? पीसी का है, जिसको कि आप जानते हैं बड़ी फेमस है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक, लेकिन वहां पर आपको याद वो रखना है, इमोशन स्पेस पे जाना है। बोले सर P4 क्या? पोजीशन ऑफ पॉड, पॉड की स्थिति, पोजीशन ऑफ पॉड। और C से कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, सॉरी पोजीशन ऑफ पॉड नहीं, यहां पर होगा आपका शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। यहां क्या होगा? शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड एंड कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड और कलर ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड की अपन बात करें तो इसके टू कैरेक्टर्स होंगे, फर्दर दो रूप होंगे। पहला इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड, एंड सेकंड होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। कौन सा? कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड आपके वही दो स्वरूप, दो स्वरूप। कलर ऑफ पॉड में आपका पहला होगा ग्रीन और दूसरा येलो, दूसरा येलो। कि जो फली है उसका रंग कौन सा होगा? हरा या पीला। फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हो गए। और उनके जो है दो दो आपके जो फॉर्म है वो हो चुकी हैं। विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, ठीक, उन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के दो दो जो आपके स्वरूप है, जो दो आपकी दो दो फॉर्म है वो हो गई। बात करते हैं फ्लावर। तो फ्लावर जो है, फ्लावर के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स होंगे दो। पहला होगा पोजीशन ऑफ फ्लावर, इसका होगा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति। और दूसरा होगा कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प का रंग। तो ये तो हो गया आपका छठा कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, और ये हो गया 7वां। तो मेंडल ने ऐसे 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स खोजे। बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर की 2 पोजीशन होगी।
पहली तो होगी आपकी एक्सियल, अक्षीय। कौन सी? एक्सियल, एक्सियल। और दूसरी होगी टर्मिनल, टर्मिनल। पहली है एक्सियल और दूसरी है टर्मिनल। ये जो दो टाइप के हैं ये आपकी पोजीशंस होंगी। बात करते हैं कलर ऑफ फ्लावर। तो कलर ऑफ फ्लावर इसके दो स्वरूप हैं। पहला है वायलेट कलर, बैंगनी, और दूसरा आपका होगा व्हाइट, सफेद। तो पुष्प के दो रंग हो गए। तो ऐसे आपके 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स जो कि जीजे मेंडल ने खोजे थे और उसमें प्रभावी अप्रभावी बताए। तो देखिएगा, स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम, टॉल एंड ड्वार्फ। तो यहां डोमिनेंट कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर दो टाइप के हैं। डोमिनेंट जो कि प्रभावी है, जो कि डोमिनेंट है, जो कि अपना प्रभाव दिखाएगा। और दूसरा है रेसेसिव, जिसे आप बोलते हो अप्रभावी, जो कि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अपन आगे चल के इसमें लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें आपका एक लॉ आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, कि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है और अप्रभावी लक्षण के प्रभाव को छुपा रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है और सिंपल बात है, बिल्कुल छुपाता है। ये पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के बाद में जीजे मेंडल ने एक्सप्लेन की ये बात। ठीक, तो देखिए यहां पर जो टॉल कैरेक्टर है ये कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? डोमिनेंट, टी से डोमिनेंट। और जो ड्वार्फ है ये कैसा होगा? रेसेसिव होगा। रेसेसिव बोले तो प्रभावी, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो यहां पर प्रभावी लक्षण कौन हो गया? टॉल। बात करते हैं शेप ऑफ सीड, बीज के आकार में प्रभावी और अप्रभावी इसके दो स्वरूप हैं कि राउंड एंड रिंकल्ड। तो जो राउंड है ये कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। कैसा होगा? डोमिनेंट होगा और प्रभावी होगा। डोमिनेंट और प्रभावी होगा। देन देखिए रिंकल्ड, रिंकल्ड कैसा होगा? रेसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। अप्रभावी होगा, रेसेसिव होगा। बात करते हैं शेप ऑफ कलर ऑफ शीड की। तो कलर ऑफ शीड, बीज का रंग, यहां पर येलो कलर इज डोमिनेंट, येलो कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन कलर इज रेसेसिव। कि यहां पर जो है येलो डोमिनेंट प्रभावी होगा और ग्रीन रेसेसिव होगा। आते हैं पोड पर, फली पर। शेप ऑफ पोड, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड फूली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड सिकुड़ी हुई। कैसी? सिकुड़ी हुई। कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सिकुड़ गई। ठीक, तो इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट। कि यहां पर प्रभावी कौन सा कैरेक्टर है? फूला रहना, फूली हुई फली इज द प्रभावी। और कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव, ये कैसी है? अप्रभावी है। कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसी है? अप्रभावी। देन देखिए कलर ऑफ पोड, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो दो टाइप के हैं। जहां पर ग्रीन कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन कलर इज डोमिनेंट। ग्रीन कलर कैसा होगा? प्रभावी होगा। कैसा होगा? ग्रीन प्रभावी होगा। एंड येलो इज रेसेसिव, येलो कैसा होगा? अप्रभावी होगा, जो कि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। देन बात करते हैं अपन फ्लावर के लिए। तो देखिए फ्लावर में आपने देखा पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ फ्लावर, ये दो कॉन्ट्रास्ट थे। तो यहां पर एक्सियल इज डोमिनेंट, एक्सियल इज डोमिनेंट। एक्सियल क्या है? डोमिनेंट है। और टर्मिनल क्या है? आपका रेसेसिव है। क्या है? रेसेसिव। अप्रभावी है और एक्सियल डोमिनेंट है। कलर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो जो वायलेट कलर है, बैंगनी, यहां पर होगा डोमिनेंट। और व्हाइट कैसा होगा? रेसेसिव। कि प्रभावी तो वायलेट है और रेसेसिव व्हाइट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स और उनके प्रभावी और अप्रभाविकता के आधार पर अपन ने इन कैरेक्टर्स का डिस्कशन किया। देन अपन मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको वापस से लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जीजे मेंडल विच करेक्टर इज डोमिनेंट इन द फॉलोइंग, कि इसमें से कौन सा करेक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा। तो देखिए, अभी अपन ने डिस्कस किया, उसके बेस पर लेते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है रिंकल्ड शीड, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज। तो देखिएगा, अपन ने देखा था शेप ऑफ शीड वाला कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, और जो आपका शेप ऑफ सीड वाला जो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर है वो दो टाइप का था, राउंड और रिंकल्ड, गोल और झुर्रीदार। तो जो गोल है वो कैसा था, डोमिनेंट, प्रभावी था, लेकिन जो रिंकल्ड है वो कैसा है, अप्रभावी है, रेसेसिव है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है डोमिनेंट, ये तो यहां पर रेसेसिव का बात बोल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी पर आते हैं, बी को थोड़ा सा छोड़ के ऑप्शन सी पर आते हैं। देखिए, ऑप्शन सी बोलता है कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड, सिकुड़ी हुई फली, सिकुड़ी हुई फली। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड, अपन ने बात की शेप ऑफ पोड की, तो शेप ऑफ पोड जो है वो कैसी है, दो, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूली हुई और सिकुड़ी हुई। जहां पर अपन ने बात किया कि जो इन्फ्लेटेड है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा है, रेसेसिव है, सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी बात इसकी गलत साबित हुई, क्योंकि ये यहां क्या पूछना चाह रहा है, डोमिनेंट, ये तो रेसेसिव की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। देन बात कर रहा है येलो कलर ऑफ पॉड, येलो कलर ऑफ पॉड, फली का पीला रंग, फली का पीला रंग। अपन ने बात की शेप ऑफ पॉड के बाद में सेकंड कलर ऑफ पॉड की, फली के रंग की बात की अपन ने, तो फली का रंग भी दो टाइप का है। पहला कौन सा, आपके ग्रीन एंड येलो, जहां पर ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, और येलो क्या है आपका, तो ये तो यहां इसकी बात कर रहा है, और येलो तो रेसेसिव है। बचा क्या, ग्रीन, आपके सामने आंसर है, ऑप्शन क्या जाएगा, बी। वेरी गुड एमपीएस, आपका बहुत अच्छा आंसर है, आपने पहले दिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सीलेंट बेटा, आपका आंसर क्या गया, ग्रीन कलर ऑफ पोड। तो आपने एक चीज देखी कि जब हमारे क्वेश्चन का हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, हम उसकी तह तक पहुंच चुके हैं, और आपने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, तो आपका आंसर निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप कंफ्यूज ही नहीं हो पाओगे। आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप कंफ्यूज होते हो ऑप्शंस में जाकर, क्योंकि वो ऑप्शंस सिमिलर दे देता है, उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। देन आप जब उसको रीड कर रहे हो अच्छे से और आपका उसका कंसेप्ट अच्छा है, तो आप उसका आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा, बी। जूलॉजी के इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होप सो आपके ये जो सेकंड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है ये समझ में आया हुआ होगा। समझ में आया, देन मूव करें आगे, आगे की तरफ मूव करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, देन अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि इसी का ही एक सब पार्ट है, इसी का ही एक सब पार्ट है। नेक्स्ट जूलॉजी का ये जो क्वेश्चन है ये आपके AIPMT में पूछा हुआ है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा हुआ है, PGI बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में भी पूछा हुआ। तो ये वही क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की आधारभूत मूलभूत इकाई क्या होगी, बेसिक यूनिट क्या होगी प्रोटीन की, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपको दिया है एमाइड,
ऑप्शन बी आपको दिया है पेप्टाइड, ऑप्शन सी दिया है पेप्टोन और ऑप्शन डी दिया है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, वेरी गुड। एम्पैथेटिक नर्व, ऑप्शन डी कर रहे हैं आप, वेरी गुड, ऑप्शन डी। लेकिन अपन इसको समझते हैं। देखिएगा, एमाइड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक। फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपका एमाइड आता है, जिसमें आपका एमाइड आता है, इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। सॉरी, ये आपका क्या है? एमाइड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका प्रोटीन से लेना देना तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। मतलब कि इसको आप बेसिक यूनिट नहीं बोल सकते, इसको आप इसकी आधारभूत इकाई नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बात करते हैं पेप्टाइड। अब देखिए, दिमाग लगाने वाला, वेरी गुड बेटा मनीष, इसका आंसर बिल्कुल अमाइनो एसिड राइट है। लेकिन स्टूडेंट का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो चीज सोचता है। अब एक धुरंधर ने दिमाग लगाया कि जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उसमें दो स्टेप होते हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से एक एमआरएनए बन रहा है, वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक एमआरएनए अपने ऊपर उपस्थित जो कोडोन है उसको राइबोसोम के पास लेके जा रहा है, और वहां पर आपकी उन कूट भाषा, उन इंफॉर्मेशंस के आधारभूत आपके प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करवा रहा है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेट कर रहा है कि भैया इसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण कीजिए। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। लेकिन आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड चेन बन रही है, वो बन किससे रही है? अमाइनो एसिड। हाँ, ये रिजल्ट एंड प्रोडक्ट है कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, एक जीन का फॉर्मेशन करेगी, एक प्रोटीन को बनाएगी। अपन डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, तो अपन पढ़ेंगे कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी किससे है? अमाइनो एसिड। तो वहां पर अपना एक्स्ट्रा और अपना धुरंधरों वाला दिमाग लगाने की कोशिश ना करें कि वहां पर फटाफट पेप्टाइड करके आ जाए। नहीं, आंसर क्या? पेप्टाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते, पेप्टोन। पेप्टोन का भी अमाइनो एसिड से कोई रोल नहीं, कोई रोल ही नहीं है। बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। हाँ, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आप डायरेक्ट आंसर करोगे इसका, लेकिन आप कंफ्यूज होगे बी और डी में। ठीक, 60% पॉपुलेशन इस क्वेश्चन में डी करके आने वाली और 40% इसमें बी करके आने वाली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली। ठीक, तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का सबसे छोटा स्वरूप है, प्रोटीन का सबसे छोटा स्वरूप है, जिसको कि आप न्यूक्लिक एसिड के रूप में पढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, जीन का फॉर्मेशन। देखिए, मैं जीन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि जीजे मेंडल को अपन फादर ऑफ जेनेटिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ जेनेटिक बोल रहे हैं। किनको? जीजे मेंडल को। लेकिन उसके बाद में एक टर्म है जीन, जिसकी डिस्कवरी करी बैटसन ने। जीन के बारे में बताया, इसलिए बैटसन को अपन बोलते हैं फादर ऑफ
मॉडर्न जेनेटिक, क्योंकि उन्होंने जीन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ठीक, देन मूव करते हैं, ये शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है जो कि आपके पीजीआई उत्तराखंड एआईपीएमटी में भी पूछा हुआ है, और मेक श्योर आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो या देते हो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन है। देन इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करें, जूलॉजी का ही नेक्स्ट। इससे आपको आइडिया लगेगा कि जूलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस वैरायटी के बनते हैं, और कैसे आपने अब तक थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उस थ्योरेटिकल में से एमसीक्यूज कैसे फ्रेम आउट होता है। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही आप में एक फिनिशिंग आएगी, आप में एक प्रैक्टिस की टेंडेंसी आएगी जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो आप आपके टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, जो कि इसी का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, शॉर्ट एंड स्वीट 3 to 4 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा हुआ है न्यूक्लिक एसिड फॉर्म बाय न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं, कि न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने ये चीज पूछ ली। अगर ये आपसे पूछता कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप आंसर क्या करते, आप बताइए इसमें से क्या आंसर करते आप इन चारों में से। चलिए अपन लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको न्यूक्लियोटाइड, क्या दिया है, न्यूक्लियोटाइड। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको न्यूक्लियोसाइड्स। तीसरा दिया है आपको अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर। फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस पेयर। 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड तो है आपका या तो राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कोई ना कोई सा तो होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या है। न्यूक्लियोटाइड है आपके एंटी से, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस राइबोज सुगर एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बेटा यहां पर न्यूक्लिक एसिड की यूनिट पूछ रहे हैं, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना होता है, जिसमें एक तो हो नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा होना चाहिए राइबो शर्करा, और तीसरा होना चाहिए एक फॉस्फेट ग्रुप। तभी आप उसको क्या बोलोगे, एंटी न्यूक्लियोटाइड। बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड के लिए कंपलसरी है एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक, प्लस राइबोज शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक मिलके नाइट्रोजन साइड बनाते, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, एनसी। अमाइनो एसिड्स एंड बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, जो कि आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन फॉर्म में होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन।
जिसमें आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये आते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो देखिए यहां पर बेटा आपने आंसर दिया सी। ध्यान से सुनना, यहां पर आपसे पूछा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का सबसे छोटा स्वरूप, उसका इकाई न्यूक्लिक एसिड का। अब देखिएगा आपकी जो न्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड चेन, एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, देन उससे बाइंड अप होकर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ऐसे बन के न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनेगी जिसे आप क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक। आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर, जिसने भी खास तौर से पी डीएनए की स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना बेटा मनीष, कि जो आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा है जिसमें पी डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, पी डीएनए की स्ट्रक्चर को, ठीक। तो वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होती है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो आपकी राइबोस शुगर से बाइंड अप होते हैं नंबर 1 कार्बन पर, उसके 5th नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके एक आपके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती। तो बेटा यहां पर इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट सी, अमाइनो एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना है न्यूक्लियोटाइड की एक चेन से, और वो चेन है आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है वही आपके डीएनए की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वही आपके न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई है। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने रहेंगे। मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर की, इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है इसका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, कि ये आपका राइबोस शुगर जिसको आप बोल रहे हो, इसके 1st नंबर कार्बन पर ये हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर ऐड कर दिया, दैट्स इट। और इसके 5th नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, जिसको आप एनटी से डिनोट कर रहे हो। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब इसी न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। इसके 1st नंबर कार्बन पर ऐड हुआ पहला नाइट्रोजनस बेस, और 5th नंबर कार्बन पर ऐड हुआ फॉस्फेट ग्रुप, और कार्बन से ये बाइंड अप हो गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड की ऐसी चेन बनती है। अब न्यूक्लिक एसिड आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड में भी है, आरएनए में भी है, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किसमें, डीएनए में भी है। तो यहां न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की। तो बेटा न्यूक्लियोसाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, ये तो हो गई आपकी शुगर, क्या हो गई, शुगर, और इस शुगर के 1st नंबर कार्बन पर हो गया नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक, दैट इज द एनसी, न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड। मतलब कि जो आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर है, नाइट्रोजनस जो बेस पेयर है, ये तो मिलके बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड को, और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनके बनाता है न्यूक्लियोटाइड को, और ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलके
एक चेन बनाती है जो कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ही खासम खास और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। न्यूक्लिक एसिड फॉर्म बाय, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि अपन ने अभी डिस्कशन किया, तो इसका आंसर क्या जाएगा मनीष? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2018 आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, उत्तराखंड, पीजीआई, एम्स और आपके नीट लेवल है उस पर भी आपसे पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कहां पर फंसते हैं स्टूडेंट? जैसा कि मनीष ने आंसर दिया सी, अमाइनो एसिड्स। ठीक मनीष, क्लियर? तो होप सो आपका जो ये सेशन है जूलॉजी का आपके लिए मोर हेल्पफुल रहा हो। आपको हल्का आइडिया लगा होगा कि हमारे एंट्रेंस में किस टाइप के जूलॉजी में से क्वेश्चंस बनते। तो ऐसे ही आपके बॉटनी के, फिजिक्स के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री के, इनके आपके कुछ सेशंस जो हैं वो आपके चलेंगे यूट्यूब पर। तो मेरी आज की जो जूलॉजी की क्लास है उसको मैं इसी क्वेश्चन के साथ यहां पर बाइंड अप करता हूं। देन नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स एंड बहुत बहुत धन्यवाद।